जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 2 का भाग 1 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था बचपन, जिसमें लेखिका अपने बचपन के बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तो गहरे रंग के फ्रॉक, निकरवाकर, स्कर्ट, लहंगे आदि पहनती थी, लेकिन अब वो बहुत हल्के रंग के कपड़े पहनती है और चूड़ीदार तथा घेरदार कुर्ता पहनती है। फिर लेखिका बताती है कि मेरे कई ऐसे फ्रॉक थे जो मुझे अभी तक याद हैं और कुछ ट्यूनिक थे जो अभी याद हैं। लेखिका के घर में क्या था कि मोजे धोने के लिए नौकर नौकरानी को देने के लिए सख्त मनाही थी। मोजे बच्चों को खुद धुलने पड़ते थे। और लेखिका बताती है कि वो क्या करते थे कि अपने जूते को ब्रश से और कपड़े से रगड़ रगड़ कर चमकाते थे। शनिवार की सुबह में बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई। अब मैं आप लोगों को इसका भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए, इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ तक पढ़ा दिया था कि जो लेखिका है उसका जो घर था वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान में वे लोग पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और फिर माल पर पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी उन लोगों को आकर्षित करती थी। फिर लेखिका बताती है कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजाल ले लेके खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। तो इतना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था पिछले वीडियो में। आज मैं आप लोगों को इसके आगे का भाग पढ़ा रही हूँ। लेखिका कहती है कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। लेखिका बताती है कि जो चने जोर गरम की और पहले क्या क्या मिलते थे, चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मिलता था, लेकिन जो अब चने जोर गरम की पुड़िया उस समय मिलती थी वो अब भी मिलती है। पुराने कागजों से इस पुड़िया को बनाया जाता है और इस पुड़िया को बनाने में केवल हाथ का ही कमाल होता है। मतलब केवल हाथ से इसको बनाया जाता है। इसको किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती इसे बनाने के लिए। तो नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। मतलब वो जो कागज़ की पुड़िया बनाई जाती है वो नीचे से तिरछा लपेटते हुए ऊपर चौड़ा होता है, ताकि लोग उसमें से आराम से चने निकाल कर खा सकें। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये जो गाना है ये फिल्म का है। तो लेखिका कहती है कि ये जो गाना था वो उस समय स्कूल के हर बच्चे को याद होता था और वो हमेशा इस गाने को गाते रहते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते यानी छिड़कवाते। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते थे, पुड़िया पे और भी मसाले उस पर डलवा लेते थे, मतलब तेज मसाले। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। जब तक वो गिरजा मैदान घूमते थे तब तक वो पुड़िया चलती रहती थी, मतलब वो ख़त्म नहीं होता था। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी।
मतलब जैसे जैसे वो चलते रहते वैसे वैसे एक एक चने खाते रहते, पापड़ी खाते रहते और चलते रहते। तो लेखिका कहती है कि उसमें कुछ और ही मज़ा था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। लेखिका बताती है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं और यहाँ पर हमने घोड़ों की सवारी की है और शिमला के हर बच्चे को ये अवसर मिलता था कि वो घोड़े की सवारी कर सकें। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। लेखिका कहती है कि हम उन घोड़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे, हम उन्हें कमतर समझते थे, उन पर हंसते थे। क्यों हंसते थे? ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। क्योंकि लेखिका के जो ननिहाल था वहाँ पर जो घोड़े थे वो बहुत ही हृष्ट पुष्ट थे और बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत सुंदर थे। और उनकी जो बात थी वो तो इन घोड़ों से ज़्यादा बेहतर थी, मतलब इन घोड़ों से बहुत ही अलग थी। तो लेखिका कहती है कि अब उन घोड़ों की बात जो है वो मैं आपसे फिर कभी करूँगी। वो अपने इंटरव्यू में ये सब बातें बताती है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, शाम के समय क्या होता था? रंग बिरंगे गुब्बारे और सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। लेखिका वहाँ के शाम का वर्णन करती है कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे दिखते, सामने जाखू का पहाड़ होता, उस पर ऊंचा चर्च होता, चर्च की घंटियां जब बजती थी तो जब कोई चीज़ बजती है, मतलब वो चर्च की घंटी जो थी वो बहुत बड़ी थी, तो जब चर्च की घंटी बजती थी तो वो उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती थी, मतलब पूरी गूंजने लगती थी। तो ऐसा लगता था जैसे प्रभु यीशु यानी ईसा मसीह स्वयं ही कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगीं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। देखिए यहाँ पे कोलाहल है, तो कोलाहल यानी शोरगुल। तो क्या है कि लेखिका बताती है कि सामने दिखता है कि आकाश में सूर्यास्त हो रहा है, यानी शाम का समय है और सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त के समय किस तरीके से आसमान में गुलाबी और सुनहरी रंग की धारियां दिखने लगती हैं, पूरी फैली होती हैं। तो वही लेखिका बता रही है कि सूर्यास्त हो रहा है और आसमान में गुलाबी सुनहरी धारियां फैली हुई हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों, यानी दूर दूर जो पहाड़ फैले हुए हैं उनके मुखड़े गहराने लगे, मतलब अंधकार छाने लगा है। फिर जैसे ही अंधकार होता है वैसे ही बत्तियां जलने लगती हैं, टिमटिमाने लगती हैं, यानी बत्तियां जल उठती हैं। और रिज जो होता है, रिज पर जो रौनक होती है और माल की दुकानों की चमक, उनके तो क्या कहने, वो तो देखने लायक होते थे। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, स्कैंडल पॉइंट जो था वहाँ पर इतनी भीड़ होती थी कि वहाँ से शोरगुल उभरता हुआ सुनाई पड़ता था। सर्वर जो इनका इंटरव्यू ले रहा है, मतलब साक्षात्कार जो इनसे बातचीत कर रहा है। सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। लेखिका बताती है सर्वर से कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। क्या बना था उस मॉडल पे कि पटरियां बनी थी जिस पर ट्रेन चलती हैं और फिर उस पटरी पर खड़ी थी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन, आप लोग स्टेशन पर गए होंगे तो देखे होंगे प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से होता है, तो पूरा मॉडल वैसा ही बना था। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन बना था
और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ठीक, तो इस तरीके से वहाँ पर उस शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मतलब उस समय सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में से उसका नाम ही पहले नंबर पर था, मतलब वही सबसे तेज चलने वाली गाड़ी थी। कौन सी? शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, लेखिका बताती है कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। तो दिल्ली में क्या अभी भी बच्चे वही करते हैं, जैसे ही जहाज की आवाज़ आती है सभी बच्चे घर में से बाहर दौड़कर जाते हैं और आकाश में देखने लगते हैं कि जहाज कहाँ जा रही है। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। लेखिका बताती है कि जो जहाज थी वो किस तरीके से दिख रही थी, जैसे भारी भरकम कोई पक्षी हो और अपने पंख फैलाकर उड़ रहा हो। यह देखो और वह गायब। भाई जहाज की जो गति होती है, जो चाल होती है, वो बहुत तेज होती है। तो लेखिका कहती है कि इधर देखो, उधर वो गायब हो जाती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। लेखिका कहती है कि जो गाड़ी के मॉडल वाली दुकान थी उसी के पास एक दुकान और थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। क्यों नहीं भूलती? क्योंकि वहीं पर लेखिका का पहला चश्मा बना था और वहाँ जो आँखों के डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। लेखिका कहती है कि जब मैं शुरू में चश्मा लगाना शुरू करती हूँ, मतलब चश्मा लगाना शुरू की, तो मुझे बहुत अटपटा लगा, मुझे बहुत खराब लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। लेखिका कहती है कि छोटे बड़े जो भी होते वो मेरी चेहरे की तरफ देखते और कहते कि आँखों में कोई तकलीफ है, जो चश्मा लगा कर रखा है, इसी उम्र में चश्मा लग गया, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। लेखिका कहती कि ठीक है, नहीं, मैं कुछ दिन पहनूंगी, फिर मेरी जो ऐनक है वो उतर जाएगी, मुझे हमेशा नहीं लगाना है। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। लेखिका कहती है डॉक्टर साहब ने कहा था कि थोड़े दिन लगाओ, उसके बाद चश्मा उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, जो नंबर था वो चश्मे का धीरे धीरे कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। लेखिका कहती है कि इसकी जिम्मेदारी मेरी ही है, मेरे ही कारण मेरी जो आँख है वो कमज़ोर हो गई या ख़राब हो गई। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। लेखिका कहती है कि जब हम दिन की रोशनी के अलावा, दिन की रोशनी में काम ना करके रात को टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो क्या होगा, तो इसका जो प्रभाव है वो हमारी आँखों पर ही पड़ेगा और हमारी आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका बताती है कि जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई थे, उन्होंने मुझे चिढ़ाया। क्या चिढ़ाया? कि देखो देखो ये कैसी लग रही है चश्मा लगाने के बाद। क्या कहा? आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये कह के उनके चचेरे भाई ने उन्हें चिढ़ाया। सूझे यानी दिखे, अंडरलाइन किया हुआ है जो शब्द, इसके आपको अर्थ लिखने हैं। तो सूझे यानी दिखे, सूरत यानी शक्ल, मैं खीजी यानी मैं चिढ़ गई कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। हाँ, लेखिका कहती है कि मुझे गुस्सा आया, मैं
खींची कि मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन जो मेरे चचेरे भाई ने शेर कहा था वो कोई बुरा नहीं था, वो सही ही था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। आईने मीन्स होता है शीशा, यानी शीशे के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। लेखिका कहती है कि जब मेरे चचेरे भाई जो थे वो चाय पीकर जब चले जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, अपने कमरे में जाती हूँ और फिर शीशे के सामने खड़ी होकर कई बार अपने आप को देखती हूँ। एक बार ऐनक उतार कर देखती हूँ, फिर पहन कर देखती हूँ, फिर उतार कर देखती हूँ, फिर पहन कर देखती हूँ। तो इस तरीके से मैं कुछ देर तक देखती रहती हूँ और फिर सोचती हूँ सूरत बनी लंगूर की, फिर कहती हूँ नहीं 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 नहीं, फिर कहती हूँ हाँ हाँ हाँ। और ये कह के उसके बाद वो क्या करती हैं कि अपने छोटे भाई का टोपा जो कि वहीं पर रखा था उसको उठाकर अपने सिर पर रखती हैं। तो उन्हें कुछ अजीब सा लगता है, अजीब यानी अनोखा सा लगता है, अच्छा भी लगता है और मजाकिया भी लगता है। ठीक है, तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। जैसे अगर कोई कुछ भी पहनता है तो अगर उसे निकाल देता है तो क्या होता है कि जैसे लगता है कि हाँ इनके चेहरे में कोई चीज़ की कमी है, किसी चीज़ की कमी है जो कि आज नहीं है। जैसे हम ही हैं तो अगर हम डेली चंदन लगाते हैं, प्रतिदिन चंदन लगाते हैं, और अगर एक दिन चंदन नहीं लगाए तो जो लोग देखे हैं हमें चंदन में तो वो यही कहेंगे कि जैसे आज इनका चेहरा अजीब सा लग रहा है, कुछ खाली खाली सा लग रहा है। तो इस तरीके से लेखिका कहती है कि जो चश्मा है वो अब मेरे चेहरे के साथ पूरा घुल मिल गया है। मतलब अब मेरा जो चेहरा है वो चश्मे के साथ ही अच्छा लगता है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, मतलब बिना चश्मे के अब उनका चेहरा अच्छा नहीं लगता। याद आ गया वह टोपा। फिर लेखिका बताती है कि वो टोपा याद आ गया जो उसने अपने भाई का उठाकर लगाया था। काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका बताती है कि वो मुझे टोपा जो मैं लगाई थी बचपन में वो मुझे याद आ जाता है, काली फ्रेम का चश्मा याद आता है और फिर वो लंगूर जैसी सूरत याद आ जाती है। लेकिन इन दिनों जो है मैं शिमला में क्या पसंद करती हूँ, सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। और मैंने कई रंग की, लेखिका जो थी वो कई रंग की टोपियाँ अपने पास जमा करके रखी थी। फिर लेखिका कहती है कि दुपट्टों का ओढ़ना तो कठिन है, कहाँ मैं दुपट्टे ओढ़ते संभालते रहूं। इससे अच्छा है कि सहज सहल मतलब सुंदर सुभीते सुंदर वाली हिमाचली टोपियाँ, मतलब सुंदर लगने वाली हिमाचली टोपियाँ ही अच्छी हैं, जिसे मैं लगाना पसंद करती हूँ। तो ये पाठ यहीं पर आपका समाप्त होता है। इसकी जो लेखिका है कृष्णा सोबती जी हैं, जिन्होंने अपने बारे में इस पाठ में लिखा है। इस पाठ से कुछ प्रश्न हैं, ये 4 प्रश्न जो हैं ये आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। दूसरा है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तीसरा प्रश्न है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो इस प्रश्न को लिखना है। फिर लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखने हैं।
तो ये 4 प्रश्न आपको लिखने हैं और चारों प्रश्न के उत्तर लिखने, मतलब 4 प्रश्न उत्तर सहित आपको लिखने हैं। ठीक है, और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। और फिर इस पाठ में जितने भी कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिख लीजिए। और बस इतना सब लिख के आप लोग याद कर लीजिए। धन्यवाद।